नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की बड़ी उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन। कहा, क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी और वैल्यू के जरिए भारत बना रहा है नई पहचान। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, रिएक्टर न्यूक्लियर इनोवेशन में बनेंगे नए अवसर। टेक्नोलॉजी सेक्टर को मिलेगी मजबूती। नई दिल्ली में तीसरी बार इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता। दोनों देशों ने दिया द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर। कांग्रेस विदेशी धरती से कर रही है देश विरोधी नैरेटिव सेट करने का प्रयास। भाजपा ने कई अकाउंट की जानकारी के साथ कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, राहुल गांधी ने किया देश में गृह युद्ध भड़काने का भरसक प्रयास। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया मजबूत। 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान। कहा, जीएसटी सुधारों से अमेरिका के टैरिफ का असर हुआ कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। स्काईरूट अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी नवाचार के लिए खोल दिया है, जिससे स्टार्टअप और उद्योग देश के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का लीडर भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में बुलंदियों के शिखर पर है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से अब यह विश्व में रणनीतिक वैभव के तौर पर पहचाना जा रहा है। इसके सशक्त उदाहरण स्काईरूट जैसे संस्थान भी है, जिसके इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। उन्होंने स्काईरूट के पहले कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 का भी अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से देश के युवा, खासकर जेन ज़ी यूथ को भरपूर फायदा उठाने का अवसर मिला है। बीते एक दशक में अलग अलग सेक्टर्स में स्टार्टअप्स का नया दौर शुरू हुआ है। फिनटेक हो, एग्रीटेक हो, हेल्थ टेक हो, क्लाइमेट टेक हो, एजुटेक हो, डिफेंस टेक हो, हर क्षेत्र में भारत के युवा, हमारे जैन जी नए समाधान दे रहे हैं। और आज मैं दुनिया के जैन जी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जैन जी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जैन जी से मिल सकती है। आज के समय में भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में जो क्षमताएं हैं केवल कुछ ही देशों के पास हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक नवाचार वाले संस्थान भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भारत के पास स्पेस सेक्टर में जो कैपेबिलिटी है,
वैसी कैपेबिलिटी दुनिया में केवल कुछ ही देशों के पास है। हमारे पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, वर्ल्ड क्लास लॉन्च साइट्स हैं और इनोवेशन को प्रोत्साहन करने वाला माइंडसेट है। भारत की स्पेस कैपेबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और रिलायबल भी है। इसी वजह से दुनिया की भारत से बहुत अधिक उम्मीदें हैं। ग्लोबल कंपनीज भारत में सैटेलाइट्स बनाना चाहती हैं, भारत से लॉन्च सर्विसेज लेना चाहती हैं, भारत के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहती हैं और इसलिए हमें इस समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक संस्था ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई उड़ान दी है। पीएम ने कहा कि इसरो ने विश्वसनीयता, क्षमता और अपने काम से हर प्रकार से भारत की अलग पहचान बनाई है। पीएम ने कहा कि भारत ने बीते 6 से 7 वर्षों में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को ओपन, कोऑपरेटिव और नवाचार जीवन इकोसिस्टम में बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार परमाणु क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोलने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस के वर्चुअली उद्घाटन मौके पर इस बात की घोषणा की। रिफॉर्म्स का हमारा दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमने स्पेस इनोवेशन को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, वैसे ही हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री उडुपी में लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कर्नाटक के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मठ उडुपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लक्ष्य कंठ गीता पारायण में हिस्सा लेंगे, जिसमें गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नवनिर्मित सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। Yeah, we are conducting Koti Gita Lekhana Yajna, where 1 crore people are writing Bhagavad Gita. In connection with that, we arranged another program called Laksha Kanta Gita, where 1 lakh people, they are chanting Bhagavad Gita all together. And our PM, she is also joining that chanting in the end of the Bhagavad Gita chanting. तटीय और मलनाड क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। जिला प्रशासन यातायात प्रबंधन, श्रद्धालुओं के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समन्वय स्थापित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीता जयंती से जुड़े भक्ति समारोह और सांस्कृतिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उडुपी आ रहे हैं। कृष्ण मठ में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। वहाँ एक स्वर्ण तीर्थ मंडप है, उसका इनॉग्रेशन होगा। वहाँ एक गीता मंदिर है। गीता मंदिर में सारी भगवद गीता के सारे चैप्टर्स को स्टोन में स्कल्पचर किया हुआ है और प्रधानमंत्री जी उसका भी वीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से बननंजी के नारायणपुर गुरु सर्किल होता हुआ कल संका जंक्शन तक जाएगा।
इस दौरान यहाँ की परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्ग पर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री कृष्ण और गीता मंदिर दौरे को लेकर उडुपी वासी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उडुपी वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री की श्री कृष्ण मठ में विजिट उडुपी को एक नया नाम और एक नई पहचान देगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, उडुपी। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय चाणक्य रक्षा संवाद 2025 शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी चाणक्य रक्षा संवाद के तीसरे संस्करण में सम्मेलन में शामिल हुए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की कूटनीति, आर्थिक ताकत और सशस्त्र बल सामूहिक रूप से एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शांति के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। सशस्त्र बलों की देशभक्ति और प्रोफेशनलिज्म की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत की संप्रभुता की रक्षा में प्रोफेशनलिज्म और देशभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हर सुरक्षा चुनौती के दौरान, चाहे वो पारंपरिक हो, उग्रवाद रोधी हो या मानवीय, हमारी सेनाओं ने उल्लेखनीय अनुकूलशीलता का प्रदर्शन किया है। Recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. The world took note not only of India's military capability but of India's moral clarity to act firmly yet responsibly in the pursuit of peace. The expansion of the contribution of young UN officers and soldiers, both in role and character, would promote the spirit of inclusion. सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सम्मेलन को संबोधित किया। सेना अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया द्विध्रुवीय व्यवस्था से एक संक्षिप्त एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल रही है और दीर्घकालीन व्यवस्था का अब पतन हो रहा है। So if the globe is swiveling towards national security, deterrence and war fighting, it inevitably raises a fundamental question for us. How must the Indian military transform to remain decisive and ready in this rapidly evolving global landscape? So the starting point to this question lies in the vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi and Suraksha. सुधार से परिवर्तन, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत विषय पर आयोजित 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन में देश के भीतर और दुनिया भर के मित्र देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी और शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। चाणक्य डिफेंस डायलॉग एक ऐसा मंच है जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सपर्ट्स बैठकर बातचीत करते हैं और रोशनी डालते हैं डिफेंस रिफॉर्म्स पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर और सिक्योरिटी थ्रेट्स पर, क्योंकि भारत हमेशा से बिलीव करता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड इज अ फैमिली। कैमरामैन राजेश विक्की के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी की आज जयंती है। इस अवसर पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गणेश वासुदेव मावलंकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
कि भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा का जनक की उपाधि से सम्मानित मावलंकर जी ने नवोदित आधुनिक भारतीय लोकतंत्र को दिशा देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। मावलंकर जी ने संसद की कार्यप्रणाली, नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं को इस प्रकार स्थापित किया कि आज भी भारतीय संसदीय लोकतंत्र उन नींवों पर मजबूती से खड़ा है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने मावलंकर जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन किया। नई दिल्ली स्थित रेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस के इज्जतनगर तक विस्तार को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। कार्यक्रम में केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री जतिन प्रसाद सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे बजट में 18 गुना वृद्धि की है, जिससे राज्य में रेलवे ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। नई रेल सेवा विस्तार से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में जहां 2014 से पहले मात्र 1100 करोड़ रुपए का बजट होता था, 1100 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आज 18,000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूपी में रेलवे के लिए दे रहे हैं, जो कि 19,000 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, जिसके कारण यूपी में कई तरीके से रेलवे का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और रेलवे में भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। आज के ट्रेन का विस्तार उसी कड़ी में एक नई पहल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएद्दीन ने आज नई दिल्ली में तीसरे भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान दोनों मंत्रियों ने किया और साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सभ्यतागत संबंध हजारों साल पुराने हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और कई सदियों पुराने सांस्कृतिक, सभ्यता और ऐतिहासिक रिश्ते को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग की विशेषता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसोएद्दीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भाजपा ने कांग्रेस पर विदेशी धरती से देश विरोधी नैरेटिव सेट करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कई अकाउंट की जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस प्रकार कई वर्षों से, लगभग 2014 से लगातार कांग्रेस पार्टी, विशेषकर राहुल गांधी और उनकी टीम, सोशल मीडिया की टीम, उनकी एडवाइजरी कमेटी की टीम, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के जो जाने माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। इतना ही नहीं, भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अकाउंट यूनाइटेड स्टेट्स से ऑपरेट हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र कांग्रेस का एक्स अकाउंट आयरलैंड से जुड़ा हुआ था,
जिसे बाद में बदलकर भारत कर दिया गया। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। खड़गे ने बताया कि चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई तय कर सभी तरह की अफवाहों को दूर किया जाएगा। इस बीच आगामी बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली जाएंगे। मैं इन सबको बुला के चर्चा करता हूं। उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे, CM भी रहेंगे और हमारे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इन सबको बुला के चर्चा करने के बाद निर्णय होगा। कर्नाटक में सत्ता शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। सिद्धारमैया जहां मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते, वहीं उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार लगातार मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहे हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने संकेत दिया है कि वो कांग्रेस नेतृत्व से अधीर हो रहे हैं। DK शिव कुमार ने गहरा संदेश देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में DK शिव कुमार ने लिखा कि शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने शब्द पर कायम रहना है, चाहे वो न्यायाधीश हों, राष्ट्रपति हों या खुद मैं। हर किसी को अपने शब्दों पर खरा उतरना चाहिए। शब्द ही विश्व शक्ति है। शिव कुमार के करीबी लोगों के अनुसार उनका ये पोस्ट कांग्रेस नेतृत्व, विशेष रूप से राहुल गांधी को अपने शब्दों पर कायम रहने और सत्ता का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए याद दिलाने के उद्देश्य से किया गया है। पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब का एक गांव ऐसा भी है जहां लंबे समय से पराली नहीं जलाई गई है। इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के रण सिंह कलां गांव के किसान भाइयों ने कई वर्षों से पराली नहीं जलाई है। इस निर्णय से उन्हें पानी, खाद और डीजल की बचत, मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी और बेहतर उत्पादन सहित कई लाभ मिल रहे हैं। और इसी के साथ ही DD न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।